हाय गाइस, माय नेम इज़ उत्कर्ष। तो ये वीडियो है हाउ टू स्कोर 125 मार्क्स इन फिज़िक्स नीट 2026। मेरे लास्ट ईयर नीट 2024 के अंदर 125 मार्क्स थे। उससे पहले नीट 2023 के अंदर 84 मार्क्स थे फिज़िक्स के अंदर और इस बार 78 है। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 125 मार्क्स कैसे लाएं, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करें, और आप इतना कर लेते हो तो 125 से ज़्यादा ही आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो होगी रिगार्डिंग नीट 2026 फिज़िक्स स्ट्रेटजी। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको कॉपी पढ़नी है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके नोट्स पढ़ने हैं, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो चाहे ऑफलाइन टीचर हो, जिससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी बैठ रही है ना, आपको उनके नोट्स पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज़ यही करनी है। जैसे अपनी 1.5 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 घंटे, 3 घंटे मिनिमम देने ही हैं फ़िज़िक्स को रोज़ के, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास होती है, आप उसको समझोगे, पहले वो नोट्स रिवाइज़ करोगे, फिर उसके बाद मिनिमम बोल रहा हूँ 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको। कहीं से डीपीपी मिल जाए, टीपीपी कर लो या कोई फ़िक्स रिसोर्स कर लो, ठीक है। वो 50 क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हमें नहीं मिल रहे 50 क्वेश्चंस, वैसे मिल जाते हैं, नहीं मिल रहे तो आप यूनिवर्सल बुक है उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने बोला अगर नहीं मिल रहे तो, अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उनके डीपीपी से कर सकते हो मिनिमम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, प्लस जो टॉपिक पढ़ा है। लाइक आपने आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसके अंदर केवीएल पढ़ा आपने, तो केवीएल से रिलेटेड जो भी नीट में पीवाईक्यू आया है उस टॉपिक से रिलेटेड वो कर सकते हो। 50 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कर सकते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरीके से आपको पहला स्टेप करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है ना, इनको रोज़ रिवाइज़ करना है। जैसे आपने आज एक टॉपिक हुआ, ठीक है, आज अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में शुरू में जो अपना बेसिक करंट का चलता है, अपना आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो हुए। अगले दिन उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया, रजिस्टर्स पढ़ाया, सीरीज़ पैरेलल। तो आप क्या करोगे ना, अगले दिन भी पहले वाला रिवाइज़ करोगे, ताकि वो चीज़ भी आपकी मेमोरी में कलेक्ट होती रहेगी। मिनिमम 15-20 मिनट में हो जाएगा। ज़्यादा टाइम लगे तो आधे घंटे में आराम से जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है ना उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि आपकी मेमोरी में अच्छे से कलेक्ट होता रहेगा और आपको आगे फ़ायदा देगा। वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। दूसरी चीज़ अब मैं बताता हूँ, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये अपना, कि एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने, पूरा चैप्टर कर लिया अच्छे से, बार बार रिवाइज़ कर लिया। जैसे मैंने टेक्निक बताई कि जैसे दूसरे दिन जो पढ़ा है तो पहले दिन का रिवाइज़ करना है, तीसरे दिन जो पढ़ा है तो पहले 2 दिनों का रिवाइज़ करना है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको पूरे बैठ के पीवाईक्यू लगाने हैं। बुक ले लो कोई भी, चाहे आप एमटीजी की ले लो, चाहे दिशा पब्लिकेशंस की ले लो, चाहे आप क्या बोलते हैं पीडब्ल्यू की, जो भी बुक आती है ना पीवाईक्यू की। मैं पर्सनली प्रेफर, मेरे को एमटीजी की अच्छी लगती है, क्योंकि बाकी मैंने ट्राई नहीं करी है। तो एमटीजी की ले सकते हो आप। सारे पीवाईक्यू जो भी नीट में आए ना, आप एक बार उसको अच्छे से कर लो, नीट के पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो, ठीक है। तीसरा स्टेप यही रहेगा। फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है ना, तो आप जेई के क्वेश्चंस, खासकर अभी नीट 2022 से लेकर 25 तक के नीट की पीवाईक्यू उसके बाद करो। अभी पता है मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बोलते हैं लास्ट में कर लो। मैं खुद भी सोचता था लास्ट में करूँगा जेई के पीवाईक्यूज़, बट होता क्या है ना, लास्ट वो कभी आता ही नहीं है। इसलिए अभी आप आराम से कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आपका माइंड एकदम बोलते हैं ना नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन लास्ट में आते आते आपको लगेगा कि बस नीट के पीवाईक्यू पे स्टिक हो जाऊँ। तो ये मैंने गलती करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू से करोगे ना अगर, तो आपको अपना मतलब लेवल भी अच्छा होगा, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। शुरू से पीवाईक्यूज़ जेई के कर लोगे, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, लास्ट 22 से 25 तक के कर लोगे काफ़ी है, ठीक है। ये अपनी हो गई तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़ क्या है ना, अपने जाओ एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी के अंदर अपने पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं, और अपने जो डायमेंशन वाली टेबल होती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं समरी होती है, ठीक है, इनको पढ़ो पहले। फिर उसके बाद इंटेक्स के जो भी क्वेश्चन है ना, उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कॉन्सेप्ट समझो कि हाँ भाई कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त क्या हो रखा है ना, आपने टीचर के नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, आपने पीवाईक्यूज़ कर लिए, आपने जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर लिए, आपने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। आपने एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लिए, समरी पढ़ लिया। अब इंडेक्स क्वेश्चन पे जाओगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बैक एक्सरसाइज करोगे तो और क्लियर होगा। और ये मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार रनिंग में चीज़ें हो जाती है, नहीं तो लास्ट में कभी नहीं होती। ये मैं आपको लिख के दे दूँगा, आप सोचोगे नहीं यार अभी नहीं करूँ, लास्ट में करूँगा, तो बैकलॉग ही बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और लास्ट में फिर एट द एंड सब जो बच्चे करते हैं ना कि नीट की पीवाईक्यू पे आते हैं, वही हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये छूटती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई अपनी तीसरी चीज़, चौथी चीज़। अब आपको क्या करना है ना, फोर्थ चीज़ करनी है, टेस्ट देना है।
टेस्ट हर 2 हफ्तों में होते हैं कोचिंग के, कईयों के 3 हफ्तों में होते हैं, डिपेंड करता है। टेस्ट आप अच्छे से दो, कोई भी कोचिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मतलब टेस्ट ले रहे हैं आप अच्छे से दो टेस्ट, ठीक है। और फिर क्या करना है ना, टेस्ट दिया आपने, उसके बाद करनी है उसकी एनालिसिस आपको करनी है। जैसे आपको मिस्टेक कॉपी बनानी है। अब मिस्टेक कॉपी मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि यार क्या बोलते हैं क्वेश्चन लिख लो उसका ये कर लो, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। आप चाहो तो अपना जो पेपर है उसके अंदर भी एनालिसिस कर सकते हो, आप चाहो तो अलग से कॉपी भी बना सकते हो। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको सूट क्या करता है, आप क्या रिवाइज़ किससे कर पाओगे, आपको सुविधा किस में होगी रिवाइज़ करने से। बात इतनी सी है। आप चाहे अपने पेपर के अंदर भी कर सकते हो एनालिसिस, या उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। और मिस्टेक कॉपी में मेन चीज़ ये है कि आप अगर फिज़िक्स में ना मान लो 45 क्वेश्चन है, 45 में से 30 क्वेश्चन आपको आ गए, 15 के कॉन्सेप्ट नहीं पता, या 15 क्वेश्चन आपके आ ही नहीं रहे, तो पहले तो उनके फॉर्मूले लिखो कि हाँ भाई फार्मूला यूज़ कैसे हो रहा है। फिर जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके सामने क्वेश्चन को छोटा छोटा लिख लिया आपने, उसकी जो मेन मेन चीज़ें डेटा लिख लिया, फिर देखो कि मैं कहाँ फंसा, मैं कहाँ पे लैग करा, और उसमें कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ऐसे लिखना है। 3 कॉलम क्या मतलब, एक क्वेश्चन लिख लिया आपने, तो पहले तो लिखो कि इसमें फार्मूला यूज़ कहाँ हो रहा है, ठीक है, फार्मूला यूज़ कौन सा हो रहा है, मैं कहाँ, दूसरी चीज़ लिख लो, दूसरा पॉइंट कि मैं कहाँ फंसा, उसमें कहाँ मैंने कुछ मतलब बोलता है ना मिस्टेक करी, या मैं उस जगह में क्या नहीं सोच पाया। तीसरा लिखो उसका करेक्ट सॉल्यूशन, और इस तरीके से वो सॉल्व होगा एप्लीकेशन की, हाँ कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से बनाओ। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया फिर आंसर लिख दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने करके देखा है गलतियाँ, तो इसलिए बता रहा हूँ। आप अपनी चीज़ें लिखोगे ना कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत करी, ये चीज़ मैंने उस वक्त सोची जो मुझे नहीं सोचनी थी, तो आपका अच्छा होगा, ठीक है। चौथी चीज़, अब इसके बाद ये अपनी 5वीं चीज़ हो चुकी है। अब छठी चीज़ क्या है ना, एक चैप्टर ख़त्म हो गया आपका, तो उसके बाद तो शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाओ, ठीक है। ये जैसे शॉर्ट नोट्स हैं, ये मेरे दोस्त के हैं, मैं मेरे भी बताऊंगा, ये मेरे दोस्त के, ये बोलते हैं एकदम, बोलते हैं ना ओजी शॉर्ट नोट्स, मतलब बहुत बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं। इसको शायद ये है ना 35 मिनट लिखा हुआ है मैंने, हाँ नीट आते आते 30 4 25 26 मिनट में हो गए थे, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये होते हैं प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट नोट्स हैं। बाकी मैंने भी बना रखे हैं, वो मैं अपने अलग पर्पज़ से बना रखे हैं। ये इसमें है कि सिर्फ फार्मूला है आपका फार्मूला है। जैसे 30 4 25 को ये 14 मिनट में हो गए थे अपना EMI के शॉर्ट नोट्स, तो ये है कि डायरेक्ट फार्मूला है इसमें, और आपका आप इस तरीके से बना सकते हो कि आप जैसे फार्मूले लिखे आपने डायरेक्ट, और उस तरीके होते हैं अपना शॉर्ट नोट्स प्रॉपर। जैसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए आपने, ठीक है, इक्वेशंस लिख ली, फॉर्मूलेज लिख लिए, और जैसे ये टेबल है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एज ए ट्रिक, कॉन्सेप्ट पता करके, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट नोट्स अपने, इस तरीके से आप बना सकते हो। मैं कहूँगा पर्सनली कि एक चैप्टर पढ़ो और उसका टेस्ट दे लो, तो ही बना लो तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि तब तक आपकी सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होगी इंपॉर्टेंट, इसलिए, है ना। और ये है मेरे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसमें लाइक मैंने थोड़ा सा बोलते हैं एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि फॉर्मूले तो हैं ही, बट जो कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ना, जैसे टीचर ने मान लो एक फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चन कराए, 10 तो नहीं होते हैं बट हाँ 5-6 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जो है मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है ना कि यार ये मैं अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कहीं ना कहीं गलत कर दूंगा, तो मैं उनको लिख लेता हूँ। जैसे कई बार रिपीट हुए तो फॉर्मूले हैं ही, बेसिक मेरे शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं कि फॉर्मूले तो हैं ही उसके अंदर, बट उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। जैसे ये फार्मूला अपना है, ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, EMF इक्वल्स टू B इंटू 2πr dr/dt। ये एलन के टेस्ट सीरीज़ में भी आया, नीट का PYQ है। ये Q इक्वल्स टू डेल 5/r, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। बेसिक फार्मूला है। अब जैसे मैं इंपॉर्टेंट, मेरा अंतर क्या रहता है ना, NCERT की एक्सरसाइज कर रहा था मैं तब 12th क्लास में था, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन था कि एग्जांपल 6.7 था टेक्स्ट का क्वेश्चन जो होता है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है ना कि साइकिल के जो स्पोक्स होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं, उनको अपन n से मल्टीप्लाई नहीं करते, उनका नंबर दे रखा होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है, तो टीचर आपको बताएगा तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे। तो ये इस तरीके से हैं मेरे नोट्स कि उसमें क्वेश्चन भी हैं साथ साथ। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक इनको तो मैं वो क्वेश्चंस भी लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन लगता है ना यार कि मेरे को कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, मेरे से नहीं होगा या थोड़ा सा कैसा है, तो फिर मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तब भी मैं अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ता था ना, तो मैंने जैसे अपने शॉर्ट नोट्स खोल लिए, उसके बाद फार्मूला लिखने लगा, मैं खुद लिखने लगा, फिर देखा कि हाँ भाई ये फार्मूला है, ये मैंने गलत लिखा, ये सही है, फिर क्वेश्चन मैंने देखा, पढ़ा क्वेश्चन, उसके बाद मैं खुद से सॉल्व करने का ट्राई करता, तो प्रैक्टिस डबल हो जाती है और सही से होती है। जैसे ये क्वेश्चन है JEE मेंस 2024 का आ रखा है, नीट का PYQ भी है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ें कवर करने की कोशिश करी अच्छे से, है ना। तो मेरा बस यही था, जैसे ये JEP का PYQ और NCERT के अंदर भी दे रखा है ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से मैं करता था, तो आप इस तरीके से भी बना सकते।
और जैसे ये अपना चैप्टर है मैग्नेटिज्म वाला, तो ये मैंने 2/5/2024 में तब नीट दिया था, तो ये 25 मिनट के अंदर अप्रोक्स हो गया था। और तब 27/8/24 को मैंने पढ़ा था, ये तो 1 घंटा लगा, टाइम लगा क्योंकि मैंने इसको रिवाइज़ कम करा। फिर 30/4/25 को पढ़ा तो आधा घंटा, तो मिनिमम आधे घंटे के अंदर आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। अगर आपने मतलब बार बार उनको पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है हर तरीके से, तो लगभग हो जाएंगे। मेरे शॉर्ट नोट्स का बस यही फ़ायदा था इसके अंदर कि क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस भी थे जो PYQ में रिपीट हो रखे हैं। जैसे ये फॉर्मूला है अपना B सेंटर का, ये कई बार आ रखा है, एलन वालों ने कई बार दिया है, ये PYQ भी कई बार रिपीट हो रखा है, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लेता था जो मेरे को टफ़ लगते थे, पर्सनली जो टफ़ लगते थे। ऐसे ही अपनी इसके शॉर्ट नोट्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप देखना 28/4/24 को ये 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया था, और 30/4/25 को ये चैप्टर 38 मिनट के ख़त्म हो गया था। और तब रिवाइज़ नहीं करते ना, जैसे मैंने 17/2/24 को ये रिवाइज़ करा तो 1.5 घंटा लगा। मतलब वो ये कि रिवाइज़ का खेल है ये पूरा, और मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे थे कई बार, तो डिपेंड करता है, ठीक है, आपको किस तरीके से। ये तो तब मैं 12th में था, तो मैं क्या कोशिश करता था सारा कवर कर लूँ, वो शायद गलत था, पर उसके बाद धीरे धीरे मैं समझा। तो यही है कि इसमें आप है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो, ग्राफ जैसे डायरेक्ट ये बने पड़े हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप सिर्फ फार्मूला देखा आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे को ऐसे अलग से PYQ भी ज़रूरत नहीं है। कई बार मान लो मैं PYQ नहीं कर पाया, तो मेरे शॉर्ट नोट्स में वो क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन कौन सा है, अर्थमेटिक मीन कौन सा होता है अपना, ठीक है। बट ये नीट के अंदर PYQ आ रखा है, ये नीट के अंदर R=L² वाला क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो रखा है, एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का जो आज तक आया। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ ऐसे बनाओ, कि आप किस में कंफर्टेबल हो। अब मेरे को इसके बाद मैं ना इसको पढ़ लेता, कभी कॉपी की ज़रूरत नहीं होती कॉपी खोलने की, कभी मैंने इसके बाद कॉपी उल्टी वापस खोल के नहीं देखी, बहुत रेयर चांस होगा 1-2 बार देखी हो, तो वरना इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है मेरी, इसलिए, ठीक है। जैसे JEE के लेटेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं कि रिपीट होते हैं, तो इनको भी मैंने लिख रखा था कि बाई चांस आ गया तो ठीक है। ऐसे ही अपने हैं राइटिंग को इग्नोर करना, बट ठीक है जो भी है, इस तरीके से आप कर सकते हो इस चीज़ों को भी। अब जैसे ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें जो ये अपना फॉर्मूला लगता है कि तब दोनों की अपोजिट सेम पोलैरिटी होती है तो कैसे होता है, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट है, आप आराम से कर सकते हो इस तरीके। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए लिया कि आपको समझा सकूं, और अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं इस पर। अब जैसे जब मैं बता रहा था ना मिस्टेक कॉपी, मैंने बस गलती ये करी थी, मैं क्वेश्चन और आंसर लिखता था, बट मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं कि मेरे को क्या चीज़ नहीं आ रही। अब मैं वो बता रहा हूँ कि ये चीज़ को मॉडिफाई करके आप लिखना, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखना कि मैंने कहाँ गलती करी, दूसरा लिखना कि इसका फॉर्मूला यूज़ क्या हो रहा है, ठीक है, तीसरा लिखना उसका करेक्ट सॉल्यूशन और अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जो मैंने क्वेश्चन गलत था ये था कि मैंने इस पर टाइम भी लगाया काफ़ी, मतलब डिले था ये क्वेश्चन, मैंने काफ़ी टाइम लगाया फिर भी गलत कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने लेफ़्ट कर दिया, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने डिले करा और गलत कर दिया। अब इसमें मैंने लिखा है, कई जगह मैंने लिखा भी है कि मैंने 1/r का कर दिया इसके अंदर माइनस को कंसिडर नहीं करा। 26 क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक लिखा है, आई मतलब इंस्टेंटेनियस, मैंने फटाफट से वो क्वेश्चन देखा और मैंने सॉल्व करने लगा, तब भी मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैंने माइनस साइन को कंसीडर नहीं करा, तो वो सिली मिस्टेक में कंसीडर काउंट होगा। 27 मेरे को आया नहीं तो मैंने लेफ़्ट कर दिया, ठीक है। 30 वाला क्वेश्चन मैंने क्या बोलते हैं लेट करा इसको, लेकिन फिर भी गलत करा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी गलत करे थे क्योंकि मैंने बिना प्रैक्टिस के टेस्ट दिए थे। तो अगर आप प्रैक्टिस से दोगे तो आप आराम से कर लोगे। ये सारे एलन लीडर टेस्ट सीरीज़ के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप एनालिसिस करो कि लेफ़्ट कौन सा करा, कहाँ आपको क्या चीज़ नहीं आई, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी इतने पॉइंट्स। अब इसके बाद क्या है ना, एडिशनल आपको कुछ करना है, मान लो ये सब हो गया आपने, तो आपको एडिशनल में NCERT एग्जाम्पलर लगानी है, लेकिन वो शुरू में मत लगाना, पहले ये सब कर लो क्योंकि बहुत चीज़ें ये करने में दिखने में बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ये। तो आपको करना क्या है ना, NCERT एग्जाम्पलर लगा लो, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर लगा ली, और ये यूनो फिज़िक्स बुक है, इसको आप कर सकते हो। मतलब इसके अंदर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, आपको देखी हो तो, यूनिवर्सल बुक पे बनाई है, इस पर भी बनाई है। इसमें क्या है ना, एक तो आपको ट्रिक मिलेंगी क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं। आपने अपने सर के नोट्स पढ़ लिए, टीचर जो भी सर मैंने टीचर के नोट्स पढ़ लिए सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपने PYQs कर लिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, मिस्टेक कॉपी बना ली, NCERT के क्वेश्चंस कर लिए, JEE के क्वेश्चंस कर लिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है आराम से। अब जैसे इसमें क्या है ना फ़ायदा,
कि आपको सारे PYQs ही मिलेंगे, तो आपकी और प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी, विद द ट्रिक्स मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन है ना थर्ड वाला, इसको करने में काफ़ी टाइम लगता है। पहले अपन क्या करते हैं ना, m3 स्क्वायर v3 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर से अपन निकालते हैं मास। फिर उसके बाद अपन एनर्जी के फॉर्मूले लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो काफ़ी टाइम लगता है। इसमें डायरेक्ट ट्रिक है, तो आप उसको कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ये बुक बहुत अच्छी है लगी मेरे को। आप चाहो तो ये, लेकिन ये मत करना कि आप शुरू में करने लग जाओ, ये आप करना तब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो। फिर इसके बाद क्या, NCERT आपने एक बार कर ली ऑलरेडी, फिर उसके बाद जो इसमें NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फिर वो आपको करने को मिलेंगे। तो आपके मतलब हो रहे हैं डबल प्रैक्टिस हो रही है और सही से हो रही है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये नीट 2016 का PYQ है, 2022 का PYQ है, एलन के टेस्ट सीरीज़ में कई बार आ रखा है, NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये आपका बहुत अच्छा है एक तरीके से कि आपकी NCERT वापस रिवाइज हो जाएगी। फिर इसके बाद अपने ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है। फिर अगर टाइम बच रहा है अगर आपके पास, तो इसकी ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, और कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ये बुक जो मैं बोल रहा हूँ कोई कंपलसरी नहीं है, पहले ही आपको बता दिया मैंने। ये सिर्फ ये है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि और प्रैक्टिस करनी है मेरे को, तो कर सकते हो, वरना कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो भी PYQs के कॉन्सेप्ट होंगे हैं जो आपको नहीं है, वो कॉन्सेप्ट लिखना, आप क्वेश्चन मत लिखना, कॉन्सेप्ट लिख लेना, ट्राई करना कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट लिख तो मेरे को नहीं आ रहा, अपनी मिस्टेक कॉपी के अंदर कि फार्मूला नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन में मैं यहाँ फंसा, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने अपनी PYQ बुक में लिखे हुए हैं काफ़ी, तो मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से कर रखा है मैंने। जैसे ये चैप्टर है अपना, आप इसमें हाईलाइट भी कर सकते हो इस तरीके से, इसमें कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से है। तो और जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, तो इसमें जैसे ये अच्छा क्वेश्चन मैंने इसको और अच्छे से डार्क कर दिया है, इधर ही हाईलाइट कर दिया, तो आप यूँ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हर चीज़ लिखो। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, और PYQs नेगलेक्ट मत करना। जैसे ये क्वेश्चन है अपना 83 वाला कई बार रिपीट हुआ है, 82 वाला अच्छा क्वेश्चन है, 81 वाला अच्छे हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 86 वाला नीट 2025 में आया है, 88 वाला नीट 2023 में आया है। तो प्लीज़ PYQ